हेपेटाइटिस सी जो है ये वैसे तो पता नहीं चलता, ये हम जब कहीं ब्लड देने जाते हैं या कहीं बाहर के मुल्क में कुछ स्क्रीनिंग करवाने जाते हैं उस वक्त हमें हेपेटाइटिस सी का पता चलता है। तब तक ये हेपेटाइटिस कुछ नहीं कहता, ये ऐसे ही चलता रहता है। जैसे आप 40 या 40 क्रॉस करते हैं उसके बाद ये अपनी सिम्टम्स शुरू कर देता है और ये बहुत ही फिर क्रिटिकल होती है, जो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हबीब है। मैं एज़ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट मेयो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ करंटली, और इवनिंग में मेरी प्रैक्टिस है चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन में। आज हम कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो मैदे और जिगर के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक तो है जिगर का कैंसर, जिसको हम मेडिकल की ज़बान में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं। जिगर का कैंसर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसके बारे में हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, और जब वो हमारे पास आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज में होता है, जिसकी वजह से उनकी फिर मैनेजमेंट करना और उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिगर का कैंसर जो है, इसकी फैलने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमारे पाई जाती है वो हेपेटाइटिस है, जिसको हम काला यरकान कहते हैं। मोस्टली हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी वायरस जो होते हैं ये जिगर के कैंसर का सबब बनते हैं। हेपेटाइटिस सी जब एडवांस स्टेज में चला जाता है, जब ये जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उस वक्त इसके अंदर ही एक लीजन या एक ट्यूमर या रसौली जिसको कह सकते हैं, या कैंसर पैदा होना शुरू हो जाता है। जबकि हेपेटाइटिस बी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये अर्ली स्टेज में ही, बहुत पहले ही जिगर का कैंसर बना सकता है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस बी की अच्छी बात यह है कि इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अब तो गवर्नमेंट ने जो हमारा EPA स्केड्यूल आया हुआ है, बच्चों को वैक्सीनेशन होती है, ये 2001-2 के बाद ये बच्चों को अब उन्होंने उस प्रोग्राम में शामिल कर दिया हुआ है, तो उनकी तो वैक्सीनेशन हो चुकी है। जो 2000 से पहले की जिनकी पैदाइश है उनको ये वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। इसके 3 इंजेक्शंस होते हैं, एक शुरू में लगता है, एक 1 मंथ के बाद लगता है, और एक 6 मंथ्स के बाद। इससे आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाती है हेपेटाइटिस बी से। ये हमें ज़रूर इस चीज़ को अवेल करना चाहिए और इसको परसू करना चाहिए। दूसरा ये कि हेपेटाइटिस सी जो है ये वैसे तो पता नहीं चलता, ये हम जब कहीं ब्लड देने जाते हैं या कहीं बाहर के मुल्क में कुछ स्क्रीनिंग करवाने जाते हैं उस वक्त हमें हेपेटाइटिस सी का पता चलता है। जब तक तो आपकी इम्यूनिटी कुफ्ते मुदाफ़त अच्छी है, तब तक ये हेपेटाइटिस कुछ नहीं कहता, ये ऐसे ही चलता रहता है। जैसे आप 40 या 40 क्रॉस करते हैं उसके बाद ये अपनी सिम्टम्स शुरू कर देता है, और ये बहुत ही फिर क्रिटिकल होती है, जो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। जैसे खुदा न खास्ता लोगों के पेट में पानी भर जाता है, जल्द की रंगत काली हो जाती है, खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, या तिली बढ़ना शुरू हो जाती है, साथ में काले रंग के पखाने आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको जितनी अर्ली आपको पता चले फ़ौरन ही इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो गया है। कुछ सालों पहले ये हेपेटाइटिस के सी के इंजेक्शंस लगते थे, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, लोगों को फ़ीवर होता था, डिप्रेशन होता था, एंजाइटी होती थी, बॉडी फटीग होती थी, लेना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब जो टैबलेट्स आ गई हैं वो सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए होती हैं, वो एक दफ़ा लेनी है डेली की। वो पेशेंट की कंडीशन पे हम डिपेंड करता है कि उसको 3 माह के लिए या मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए देते हैं, और इसका मोर देन 96% क्योर है कि उससे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। उससे फिर ये उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आगे उसकी होने की, वो काफ़ी हद तक बच जाता है। फिर जो लोग सिगरेट नोशी या शराब नोशी करते हैं उनमें भी इसका काफ़ी चांस होता है। तो अगर आप इस तरह की हालतों में मुब्तला हैं तो कोशिश करें कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको क्विट कर दें। फिर आ जाता है जो पेशेंट थोड़े मोटापे का शिकार होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनका BMI ज़्यादा होता है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होती है, और उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। उनमें भी ये एडवांस स्टेज में जब ये मोटापा है वो फिर साथ साथ दूसरी बीमारियां भी ले आता है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। उसमें आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो जाते हैं,
اور اس میں پھر آگے جگر پہ انیشیلی یہ فیٹی لیور سے کام شروع کرتا ہے، اور فیٹی لیور کو اگر ہم اس کو اگنور کر دیں، اس کی مینج نہ کریں، تو پھر آگے اس کو ڈیولپ کرتے کرتے جگر کا سروسس، جگر کا سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جگر کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بہت کم ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں کچھ یہ جو مشرومز ہوتی ہیں، ایفلاٹاکسن کہتے ہیں، یہ بھی عام طور پر کروا سکتی ہیں، جگر کے کینسر کا سبب بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اور بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ جسے میں میٹابولک ڈرینجمنٹس کرتی ہیں، جیسے یہ ولسن ڈیزیز ہوگی، ہیموکرومٹوسس ہوگی، یہ آٹومیون ڈیزیز ہوگی۔ یہ جب سروسس ڈیولپ کرتی ہیں تو اس کے بعد یہ کینسر ہونے کے سبب کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بہترین تو اس کا یہی ہے کہ آپ ایز ارلی ایز پاسبل ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کروا لیں، سی کی ٹریٹمنٹ کروا لیں، یا اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کو مینیج کر لیں، فیٹی لیور ہے تو اس کو ٹائملی کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے یا کسی کو ڈیفینیٹلی بعض اوقات نہیں پتہ چلتا ہے، کسی سٹیج میں چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس مختلف آپشنس ہیں اس کو کیور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹیومر کا جو ہوتا ہے اس کی سرجری کر کے اس کو نکال سکتے ہیں، پھر کچھ شعائیں ہوتی ہیں جس کو ہم RFA کہتے ہیں، ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن، اس سے اس کو جلا سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیس ہوتا ہے ٹرانس آرٹیریل کیمو ایمبولائزیشن، کچھ ہم میڈیسن ڈالتے ہیں جس سے جو اس کی بلڈ سپلائی ہے وہ رک جاتی ہے اور اس کو بلڈ سپلائی ملتی نہیں ہے، جس سے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ پیشنٹ اس سے بھی ایڈوانس سٹیج میں چلا جائے تو پھر ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈرگ تھراپی پہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک اور آج کل بہت اچھی اپرچونٹی آگئی ہوئی ہے پاکستان میں بھی کہ لائیو ڈونر جو لیور ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایسے پیشنٹس میں بہت ہی فیزیبل ہوتے ہیں، اور اگر ٹائملی اس کا کروا لیا جائے لیور ٹرانسپلانٹ تو ساتھ ہی یہ جو ڈیزیز لیور ہے، جو کینسر والا لیور ہے، وہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈرگ تھراپی کے دوائیاں پھر ہم دے سکتے ہیں اگر پیشنٹ کی تھوڑی سٹیج زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ سارے اس کی سٹیجز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی جو ٹیومر ہے اس کا میلگنینسی یا کینسر ہے وہ کس سٹیج کا ہے، اور اس کے بعد فائنلی اگر خدا نخواستہ یہ ساری چیزوں سے پیشنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کی سپورٹیو کیئر کرتے ہیں کہ اس کی نیوٹریشن کا خیال کرتے ہیں، خوراک کا خیال کرتے ہیں، اس کی پین کو مینیج کرتے ہیں۔ کانسٹیپیشن ہے تو اس کو اگر سائیکولوجیکلی ذہنی طور پہ وہ تھوڑا ڈسٹرب ہے تو اس کا ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ میری اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کا موبائل سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔